अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा, आजकल बड़ा ही मज़ा आ रहा है जब आप टीवी देखते हैं ना, और ऑब्वियसली आजकल सारों की नज़रें तो न्यूज़ चैनल्स पे हैं, और फिर हम फॉरेन न्यूज़ चैनल्स जो हैं मैं ये सोच रहा उनको भी देखते हैं। मज़ा किस बात पे आ रहा है नहीं, आपको? मज़ा मैं आपको अभी बताती हूँ कि क्या आ रहा है, एंड यू विल एग्री विद मी। हमें अपनी नज़रों के सामने नैरेटिव बदलता हुआ नज़र आ रहा है। Absolutely. मतलब 4-5 दिन पहले ये कह देना कि जी इजराइल यूएस ने अटैक कर दिया ईरान पे, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप देख ही रहे हैं। अब वो नैरेटिव बदल रहा है कि एक्चुअली इजराइल तो अपने आप को डिफेंड कर रहा था क्योंकि ईरान अटैक करने वाला था। नहीं, ईरान अटैक नहीं करने वाला था। सदर ट्रंप को ये फीलिंग्स हुई थी। अच्छा, ये जो है हुमा अब वाइब पे हो रही है। ये मजे की बात थी कि कल हम उनकी स्पोक्स पर्सन का बहुत बड़े सीरियस माहौल में वो एक प्रेसर हो रहा था, और ऑब्वियसली वी वर वाचिंग ऑन टीवी। 3 बार उन्होंने बीच में कहा कि सदर ट्रंप को एक फीलिंग हुई। एक दफा उन्होंने कहा फीलिंग बेस्ड ऑन एविडेंस, चलो ठीक है, कुछ एविडेंस का जिक्र हो गया, उसके बाद वो भी निकाल दिया, एविडेंस को भी निकाल दिया, और फिर उन्होंने कहा ही हैड अ फीलिंग दैट ईरान वाज जस्ट अबाउट टू अटैक। आज तक हमने कितनी जंगें अब देख ली हैं, फीलिंग का जिक्र कभी नहीं आया। हमेशा इट्स ऑलवेज एविडेंस, प्रूफ, एनी समथिंग टू दैट इफेक्ट। वैसे भी दुनिया एक 76-78 साल के बुजुर्ग सदर की फीलिंग के ऊपर किस नहज पे पहुंच गई है, ये भी दुनिया में सबके सामने ही है। और आप देखना ये नैरेटिव इस तरह बदलेगा कि हिस्ट्री बुक्स में भी शायद यही आ जाए कि नहीं ईरान ही कर रहा था, हमने अच्छा। तो अपने आप को डिफेंड किया। और फिर इंसान क्वेश्चन करता है ना कि हमारी आंखों के सामने कितनी स्टोरीज तब्दील कर दी गई हैं, तो तारीख में पता नहीं क्या ही लिखा जाएगा। खैर, अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग, आपको पता है इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। तेल की कीमतों पर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, और आपना हॉर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हुई है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात भी नज़र आने लगे हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो एक अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि भाई ये प्लानिंग हो रही है, ये हो सकता है, टाइमिंग कम होंगे, नहीं होंगे। लोगों ने होर्डिंग की कोशिश भी शुरू की है। सो प्लीज अभी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। आप अपने कनस्तर लेकर प्लीज पेट्रोल पंप्स पे ना पहुंचे। वैसे हमने थोड़ी देर के लिए सोचा था, बट ये सही बात नहीं होगी। आपको बता देते हैं कि इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने तवानाई मार्केट की निगरानी तेज़ करने का फैसला किया है। और उसमें क्या किया है जी, 18 रुकनी कमेटी रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक तमाम अमूर पर नज़र रखेगी, और हुकूमत ने तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, कौमी एक्शन प्लान की तैयारियाँ कर ली हैं। मार्च में तालीमी इदारों के ऑनलाइन सेशन शुरू किए जा सकते हैं, और ये सब कोविड में जो हो रहा था ना, उसके कोविड के दौर के तर्ज पे ही सब कुछ होगा, ऑनलाइन और स्मार्ट ऑफिशियल वर्किंग के साथ जो है सोचा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमत पर गौर किया जा रहा है। ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, इस पे हम सर्टनली बात करेंगे, लेकिन साथ ही मुल्क में तवानाई सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। वजीर खजाना ने इस बात का यकीन भी दिलाया। क्या कहना था उनका, ये सुन लीजिए। हम रोज़ 2 बजे ये कमेटी बैठती है। हम इस पे मिनिस्टर पेट्रोलियम होते हैं, पावर होते हैं, मिनिस्टर स्टेट होते हैं, गवर्नर स्टेट बैंक, कुछ और मिनिस्टर्स होते हैं। हम इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं क्योंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैं कल बताया था सेनेट की फाइनेंस कमेटी में भी कि हमारे पास क्रूड, मो गैस और जो डीजल है उसके ज़खायर मौजूद हैं। LNG और LPG उस पर हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन LPG की भी इस वक्त हमारे पास ज़खायर मौजूद है। लेकिन ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी आर लुकिंग एट बोथ द प्राइस एंड द सप्लाई। तो इंशाल्लाह हम आपको इस पे जो है अपडेट देते रहेंगे। सो एनर्जी में बहुत कुछ आ जाता है। एक तो एनर्जी ज़ाहिर है हमारी बिजली जो बन रही है, फिर LNG LPG इंडस्ट्रीज़ का इन्हिसार इस पे होता है, फिर एक वो है जो पेट्रोल डीजल हम अपनी मोटरसाइकिलों, अपनी गाड़ियों और दीगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों पे किस तरह असरात मुरत्तब हो सकते हैं, हमें क्या तैयारी करनी है, हुकूमत की प्लानिंग क्या है? बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो होर्डिंग की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज होपफुली अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन चूंकि ये सेंस बन रही है तो आपको पता ही है कि लोग करना शुरू कर देंगे। उसके अगेंस्ट क्या करना है, और ख़ास तौर पे कौमी एक्शन प्लान की जो तैयारियां हो रही हैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उसमें क्या क्या है, व्हाट डज इट एंटेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी प्रोएक्टिव रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कमेटी फॉर्म कर दी है, जो डेली, जिस तरह आपने भी दिखाया कि हर रोज़ 2 बजे जो है जो मिलती है,
जिसके अंदर सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज जो हैं वो मौजूद हैं। उसमें आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पेट्रोलियम है, पावर है, कॉमर्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, मैरिटाइम है, स्टेट बैंक है, गवर्नर स्टेट बैंक हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट बैंक को। तो एक ओवरऑल जायजा लिया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर कि सिचुएशन क्या है। नंबर एक, देखें डेफिनेटली अभी ये जो जिस प्लान का आपने जिक्र किया, तो हुकूमत अपनी तैयारी हर किस्म की तैयारी कर रही है। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि लेट 60s में थी क्रूड की प्राइसेस, 67 के ऊपर थी, आज $84 पे क्रूड की प्राइसेस चले गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ऑब्वियसली जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका, एक प्राइस एस्केलेशन है और बहुत ज़्यादा है। और ये प्रेडिक्शन है कि ये हो सकता है कि और भी मजीद इंक्रीज करें अगर सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू करती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक्ड रहती है और वहाँ मूवमेंट नहीं होती, ट्रेड रिलेटेड शिप्स नहीं मूव कर सकती, तो ये मजीद बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस पे भी आएगा। जहां तक सप्लाई साइड की बात है, सप्लाई साइड में कोई ऐसा हम अभी इशू नहीं नजर आ रहा हमें। हमारे तो पास हम जो बचत प्लान की बात कर रहे हैं या जो भी हम अभी तजवीज़ है सामने कौमी एक्शन प्लान के तहत करेंगे, हो सकते हैं इक़दामात, वो हम अपना इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर कीमतें बढ़ेंगी, वी आर एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, या फिर हमारे पास ज़खायर इतने नहीं हैं और आगे ज़खायर की कमी हो सकती है, इसलिए ये प्लान नाफिजुल अमल होगा? देखिए, सप्लाई साइड पे मैंने आपको बताया कि अभी कंसर्न नहीं है और हम ऑल्टरनेटिव सप्लाई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है ऑलरेडी इंगेज्ड है सऊदी गवर्नमेंट के साथ। अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ से आप नहीं लेके आ सकते तो ऑल्टरनेटिव रूट्स मौजूद हैं और हमारे पास और रीजन से भी सप्लाईज मौजूद हैं। तो सप्लाई साइड पे कोई एज सच कंसर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली जो आपने जिसका जिक्र किया कि इसकी वजह से हमारी पेट्रोलियम इंपोर्ट में काफ़ी इजाफा आ जाएगा और इसकी भी प्रोजेक्शन है कहीं 1.5 बिलियन से 3 बिलियन के दरमियान में कहीं भी आपका इंपोर्ट बिल सर्च कर सकता है। लेकिन ये सारा देखें, ये प्रोजेक्शंस हैं। हो सकता है कि अगर सिचुएशन सेटल डाउन हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस रिवर्स होना शुरू हो जाए। तो प्रोजेक्शंस के मुताबिक हम मुख्तलिफ सिनारियोज पे काम करते हैं ताकि कोई हुकूमत हर सिनारियो के लिए तैयार हो। तो डेफिनेटली अगर इंपोर्ट बिल में सर्ज आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें डिफरेंट मेजर्स जो है वो लेने के लिए बातचीत हो रही है, जिसमें आपने भी कहा कि वर्क फ्रॉम होम है या फिर आपकी ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा, हमने खलीजी ममालिक में तो जी राना साहब, खलीजी ममालिक में खासतौर पे अगर दुबई का जिक्र करें तो वो तो ये ऑनलाइन, वो कोविड की तर्ज के लाइफस्टाइल जिसके हम ऑब्वियसली वी हैव बीन देयर बिफोर, तो इतनी नई चीज़ नहीं लगती, वो उधर चले गए हैं। बट ऑफ कोर्स दे आर द वन हु आर बीइंग अटैक्ड एट द मोमेंट। हमारा कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं, उसके बावजूद हम सोच रहे हैं कि दिस वुड बी अ स्मार्ट थिंग टू डू। कि वैसे तो इवन इन पीस टाइम्स इट इज़ अ स्मार्ट थिंग टू डू, हाउएवर अभी तो जरूरत है शायद। सो दैट इज व्हाई यू आर थिंकिंग कि ये हो जाना चाहिए। एंड व्हाट इज अ टाइमलाइन कि अगले हफ्ते से नाफिज हो सकता है? कब से हो सकता है? कब से सोच रहे हैं? नहीं, अभी देयर इज नो टाइमलाइन। अभी ये देखें, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की ये जो कमेटी है ये डिफरेंट सिनारियोज पे काम कर रही है। तो देयर आर मल्टीपल सिनारियोज दैट कैन हैपन कि ऑयल प्राइसेस मिसाल के तौर पे $100 क्रॉस कर जाती हैं, या जो है आपको सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस मजीद आ जाए। तो मुख्तलिफ सिनारियोज पे गवर्नमेंट काम कर रही है। उसमें इस चीज़ के ऊपर भी प्लानिंग की जा रही है कि अगर आपने सेविंग करनी है, आपने जो है वो तो कैसे आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये तजावीज़ हैं जिनका जिक्र आपने भी किया, जिनको मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन कोई एज सच ये इसकी फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुई। फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये सिनारियोज रखे जाएंगे तो फिर ये एक कंसेंसस के साथ फैसला होगा। अच्छा, जब कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर है बहुत बोझ आता है आवाम पे, और हमारे टैक्सेस और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और क्या उसकी परसेंटेज है एज कम्पेयर टू द एक्चुअल ऑयल प्राइस, वो भी हमारे सामने है। आवाम पे कम बोझ पड़े, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या IMF से रब्ता कर सकते हैं कि भाई इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हम अपने PDL को रिव्यू कर लें, हम अपने और टैक्सेस की शरह को कम कर लें, क्योंकि पहले ही अनअफोर्डेबल है तेल खरीदना लोगों के लिए? देखिए, ये सारी इन चीज़ों को ये कमेटी मॉनिटर कर रही है। ऑब्वियसली आपके टैक्स के टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं, उनको भी आप अभी IMF प्रोग्राम में हैं, आप उसको इन मिडल वे आप रिवर्स नहीं कर सकते चीज़ों को। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है
कि क्रूड बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और हमें अच्छा है कि इन्फ्लेशन हो, तो हर चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये कबल वक्त है। अभी मैंने आपको बताया कि कमेटी इसी मकसद के लिए बनी है, वो डेली मुलाकात कर रही है, डेली सिनारियों को देख रही है कि क्या है। अभी हर पहलू को देखा जा रहा है। आपकी सी साइड के ऊपर इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ गई है, आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मज के अंदर जो ट्रेड एक्टिविटी थी वो ना होने के बराबर है, आपकी ताफ्तान बॉर्डर पे जो है वो एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो गई है। तो ओवरऑल जो है वो सिनारियो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है। तो इसको कतर से जो हमारे राणा साहब अभी तक ऑब्वियसली, क्योंकि अभी भी कुछ दिन तो हो गए हैं, 5 दिन हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए, और उससे पहले भी एक टेंशन तो चल ही रही थी। अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ कि अभी सिर्फ सोचा जा रहा है और कोई इकदाम जो है, कोई प्रैक्टिकल मेजर्स अभी लिए नहीं गए? नहीं, देखें, मैंने आपको बताया कि ऑल्टरनेटिव रूट के ऊपर अगर हमें ऑयल लेना है उस पे ऑलरेडी काम हो रहा है। ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मार्केट जो है उससे भी हम ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। शिपिंग के ऊपर हमारी ऑलरेडी शिपिंग लाइन से एंगेजमेंट जारी है। हुकूमत उनसे देख रही है कि किस तरीके से हम जो शिपिंग कॉस्ट बढ़ी है उसको हम कैसे काबू ला सकते हैं, हम क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं। हुकूमत ऑलरेडी जो है मुख्तलिफ जो आपकी कमोडिटीज हैं, मिसाल के तौर पे पोटैटो है या और चीजें हैं जिनकी सी के जरिए एक्सपोर्ट अभी मुश्किल नजर आ रही है कुछ एरियाज में, उनके साथ एंगेज्ड है। ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम किया जा रहा है सर। हमारा एलएनजी एलपीजी ज़ाहिर है कतर से जो हमारे मुआहदे हैं, कतर ने तो अभी अपनी प्रोडक्शन भी बंद कर दी है, वो अपने मुआहदे फुलफिल करने से भी कासिर हैं। सो उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? देखें, उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है एंगेज्ड है। हमारे पास अभी एलपीजी के भी वसाइल, जो एलपीजी की भी हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है, और हम मजीद एंगेज्ड हैं जो सोर्सेज हैं जहां से हम एलपीजी लेते हैं कि वहाँ डिसरप्शन ना आए और उसको हम सस्टेन करें। इसी तरह एलएनजी के लिहाज से भी वी आर ऑलरेडी हम कतर के साथ भी एंगेज्ड हैं और हम और अल्टरनेटिव सोर्सेज को भी देख रहे हैं। तो ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक। और पेट्रोल प्राइसेस क्या हर हफ्ते रिवाइज होंगी? 15 दिन का वैसे तो टाइम फ्रेम होता है, 10 दिन में होंगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, इस तरह की अभी सिफारिशात जो हैं वो तश्कील दी गई हैं कि इसको वीकली बेसिस पे रिवाइज किया जाए, लेकिन इसके ऊपर भी अभी फॉर्मल डिसीजन होना है, इसको फॉर्मलाइज अभी होना है, लेकिन ऐसी बिल्कुल सिफारिश है। देखिए, ये आजकल में डेली बेसिस पे ये प्राइम मिनिस्टर इसको तो ये इट कैन And also the mechanism also has to make sure राना साहब के जो होर्डिंग करते हैं और पेट्रोल पंप वाले जो हैं, हाँ, उस पे वो तो कम कीमत पर तेल लेकर बाद में। साहब, इफ वी कुड जस्ट से बाकी चीजें तो चलें प्लानिंग में है और एज पर नीड होंगी, लेकिन ये होर्डिंग वाला सिलसिला कैन स्टार्ट लाइक राइट अवे। नहीं, देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि पेट्रोल की आपके पास रिजर्व्स मौजूद हैं। आपके जो पेट्रोलियम, आपका पेट्रोल डीजल हो गया, उसकी हम शॉर्टेज नहीं अभी हमें नहीं नजर आ रही। हमारे पास 28 दिन तक के रिजर्व्स मौजूद हैं, और आपकी जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शंस और अल्टरनेटिव सप्लाईज को हम ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है, उसके ऊपर काम जारी है और वो अरेंज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, चलिए आपको अपडेट दे दिए। राइट नाउ नो नीड टू पैनिक, प्लीज आप तसल्ली रखें, आराम से रहें। okay. अभी ना बच्चों की पढ़ाइयाँ ऑनलाइन जा रही हैं, ना आपका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सो अभी बहुत सारी तजवीज़ें हैं जो ज़ेर गौर हैं, और इनको अच्छी बात है ना, यही मौका है ना कि इसके बारे में एटलीस्ट सोचना तो शुरू कर दें कि इफ इट कम्स टू इट तो वी शुड बी रेडी, ना कि उस दिन के बाद सोचना शुरू करें। अच्छा, अब ज़रा आपको बता दें कि खित्ते का क्या हाल है एक्चुअली, और अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ हमले आज छठे रोज़ भी जारी हैं, और तेहरान पर हमलों का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी, अस्पतालों, स्कूलों समेत किसी किस्म का फ़र्क रखे बगैर हमले हो रहे हैं, और अब तक इन हमलों में 1045 अफराद शहीद हो चुके हैं। द फिगर्स जस्ट कीप राइजिंग। ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी इजरायली अहदाफ पर जवाबी हमलों की 19वीं लहर जो है वो भी शुरू करने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात समेत पूरे खलीजी मुल्कों में ईरानी मिसाइल जो हैं वो पहुँच रहे हैं, फेंके जा रहे हैं और वहाँ पहुँच भी रहे हैं, और इस सूरत हाल ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है, और ये सिलसिला अभी रुकता हुआ तो एटलीस्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कल एक खबर ये भी आई कि राब्ता हुआ है एस्टैब्लिश, और आपको पता है
राना सना भी हमें बता रहे थे कि हम पाकिस्तान बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, पर्टिकुलरली GCC कंट्रीज़ और ईरान के दरमियान एक राब्ता स्टैब्लिश करने में कि वहाँ पर रुक सकें। लेकिन सीम्स लाइक कि अभी जो कारपेट बॉम्बिंग हुई है लिटरली तेहरान पे, उसके बाद ईरान ने दोबारा रिटेलिएशन की एक लहर शुरू करने का फैसला किया है। एंड आई वाज स्पीकिंग टू माय सिस्टर हु लिव्स इन दोहा एन आवर अगो, और वो कह रही थी दोबारा से पूरा शहर धमाकों से गूंज रहा है और वार्निंग्स आना शुरू हो रही हैं। सहरी के वक्त मेरी अपनी बहन से बात हो रही थी, हु लिव्स इन दुबई, एंड दे कैन हियर इट। मतलब वो इस तरह तवातुर के साथ इंटरसेप्शंस भी हो रही हैं इन द एयर, and thank God for interceptions and air defense पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली फ़ौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप अभी तक हरमुज़ खोलने के लिए जहाज़ नहीं भेज सके हैं। ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा गया कि हरमुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। उधर अमेरिका में सदर ट्रंप पर मुसलसल तनकीद हो रही है कि ईरान पर हमलों का कोई जवाब नहीं था और ना ही अमेरिका के पास जंग खत्म करने का लिटरली कोई प्लान है, और अब तो बात फीलिंग्स और वाइब तक आ गई है। हाँ, मतलब वो तो अब और वो रोज बात बात सेनेटर्स तो रिलीजियस रीजंस भी कोट कर रहे हैं अब इस जंग को लेकर। बहुत चीजें, मतलब कि होपफुली हम इसीलिए चाहते हैं, हम आपको बता भी रहे होते हैं और आप भी देखते रहें कि नजरों के सामने चीजें किस तरह बदल रही हैं, नैरेटिव्स किस तरह बदल रहे हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। हाँ, ये सुन लें। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. And we're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. अच्छा, फिर इतनी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी होती है ना। आई एम सॉरी, 2 सेकंड हम जरा लैंग्वेज पे भी दे दें कि जहाँ अगर आप क्रेजी पीपल हैव मिसाइल्स इन देयर हैंड्स, तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, लूनेटिक। मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये एक सदर के लेवल से अगर आ रही हो, बहुत ही शॉकिंग लगता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑफिस जहाँ से आप इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज जो हैं इस्तेमाल करें, और उसमें फिर आप फोर्स हो जाते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली कौन क्रेजी लग रहा है और कौन नहीं। हालांकि आपका दिमाग अदरवाइज नहीं जा रहा। वन कंट्री जिनकी आप पुष्टपनाही करते हैं, इजराइल, हर लिहाज से अगर आप देखें पूरी दुनिया में इट हैज़ वेज्ड वॉर नाउ। लेबनान पे वो हमले कर रहा है, गज़ा को उसने तबाह बर्बाद कर दिया, ईरान पर उसने हमला कर दिया, तो कौन क्रेजी है कौन नहीं है दुनिया के सामने है। फोर्सिंग द वर्ल्ड टू एक्चुअली सी कि एक्चुअली क्रेजी कौन है। अच्छा, अब हम UAE की सूरत हाल मालूम करते हैं। हमारे साथ ही सिप्त्यार वहीं रहते हैं और वहाँ से हमें तकरीबन रोज़ ही बताते हैं। सिप्त्यार, बताइएगा गुज़श्ता 24 घंटे, गुज़श्ता 12 घंटे कैसे गुजरे, कितने हमले हुए, कितने इंटरसेप्ट हुए, क्या कोई टारगेट भी हुआ, अचीव हुआ इन हमलों में? जी अब्दुल्ला, यहाँ हमले तो मुसलसल हो रहे हैं, लेकिन उनकी शिद्दत में जो है ना अब काफ़ी कमी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटों से हम ख़ास तौर पर दुबई की तरफ जो है, दुबई की फ़ज़ा में इस कदर धमाके नहीं हो रहे जिस तरीके से 2 दिन पहले हो रहे थे या 24 घंटे पहले हो रहे थे। तो काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन गुज़श्ता रात यहाँ पर मरीना के इलाके में, शारजा में धमाके सुनाई दिए और हुक्काम ने यहीं सुबह ये बताया कि उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया है और उसके बाद जो है वो धमाकों की आवाज़ जैसे कि सुनाई देती है। अलबत्ता न्यू नॉर्मल में आपको बताऊँ कि एक चीज़ यहाँ पर डेवलप हो रही है। अब मार्केट्स खुली थी और जो खौफ की फ़ज़ा थी ख़ास तौर पर साउथ एशियन, और उन्होंने उस फ़ज़ा पे काबू पाने में काफ़ी मदद दी है। ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक जैम भी नज़र आ रहा है, कंजेशन भी नज़र आता है जैसे आम हालात में होता था। तो एक तरफ ये धमाके और मिसाइल हमले भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िंदगी भी जो है वो मामूल की तरफ लौटना शुरू हो गई है। ऑफिस खुल चुके हैं, स्कूल बंद हैं और उनका स्प्रिंग ब्रेक पहले से अनाउंस कर दिया गया है। अलबत्ता ऑफिस खुल गए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, तो वो एतमाद अब दिफाई निज़ाम पर यहाँ पर लोगों का पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाइस ज़िंदगी के जो मामूलात ज़िंदगी है वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। अलबत्ता जो यहाँ पर गैर मुल्की रहते हैं, ख़ास तौर पर यूरोपियन अमेरिकन, वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं और उनकी तादाद, ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद तो उनमें इजाफा होता जा रहा है कि वो यहाँ से इनखला चाहते हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द है आपके पास। ये जो ऑब्वियसली ख्वाहिशमंद हैं निकलने के, वहाँ से ज़्यादातर अमेरिकन एंड यूरोपियंस, मतलब हज़ारों की बात हो रही है, कोई फिगर आप शेयर कर सकते हैं? जी, अभी सुबह जब हमारी इमाराती हुकाम से बात हुई तो तकरीबन 30,000 अफराद को तो यहाँ से एयरपोर्ट पर भेज दिया गया, जिनकी फ़्लाइट्स अभी
48 घंटे के अंदर है। अलबत्ता अमेरिकन यहाँ पर 50,000 अमेरिकन हैं जो मुत्तहिदा अरब अमीरात में हैं, 3 लाख ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं जो मुत्तहिदा अरब अमीरात में हैं। उनमें से बताया ही जा रहा है कि 50% लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली और बाकी रजिस्ट्रेशन के मराहिल में। तो एक बड़ी तादाद जो है यूरोपियन और अमेरिकन की वो यहाँ से इनखला चाहती है और तवक्को यही की जा रही है कि ऑपरेशन जिस तरीके से यहाँ पे 1000-1200 फ्लाइट्स डेली जाया करती थी दुबई, शारजाह, अबू धाबी एयरपोर्ट से, वो नहीं जा पा रही। तो लेकिन वक्तन फ़वक्तन फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स, चार्टर फ़्लाइट्स का सिलसिला जारी है, जिससे तकरीबन बताया गया है यहाँ पर एविएशन हुकाम ने 40 से 45 फ़्लाइट्स मुख्तलिफ औक़ात में यहाँ पर जैसे ही मौका मिलता है मुसाफिरों को यहाँ जो एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं जिनकी बुकिंग 28 फरवरी से पहले है उनको भेज दिया जाता है। तो अच्छा, बड़ी तादाद एक और बात बताएं, आपने 30,000 का भी फिगर आपने ये यूज़ किया। ऑब्वियसली ज़्यादातर यूरोपियंस, अमेरिकन हैं हु वांट टू लीव द कंट्री। उसके अलावा भी तो कितने मतलब एक्सपेट कम्युनिटी भरी हुई है यहाँ दुबई में, और किसी को खौफ नहीं है, कोई निकलना नहीं चाह रहा वहाँ से। मतलब जस्ट अ क्वेश्चन, इंडियंस, पाकिस्तानी, फिलिपिनोज, जापानीज, मतलब द वर्ल्ड इज इन दुबई। पाकिस्तानी और इंडियन की आपने जहाँ तक बात की, पाकिस्तानी और इंडियन से जब हमारी यहाँ पर मुख्तलिफ औक़ात में बात होती है तो पाकिस्तानी तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें तो ये धमाके हमारे लिए मामूल का हिस्सा रहे हैं ज़िंदगी भर, तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा असरअंदाज नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं तवातुर के साथ धमाके हो रहे होते। एनीवे, हैविंग सेड दैट, थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन वहाँ की दुबई की लीडरशिप की भी है नॉर्मलाइज करने में चीज़ें, क्योंकि हमने शेख मोहम्मद की वीडियोस कुछ देखी थी जो कि एक मॉल में निकले हुए थे। मतलब लोगों में बड़ा एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है जब वो अपने लीडर्स को इस तरह आम पब्लिक में बिल्कुल सारी चीज़ों की कंट्रीब्यूशन है। और प्लीज़ बताइएगा बाकी शहरों की क्या सूरत हाल है। हमने देखा, हमने तो ये भी इत्तलात थी कि रासुल खैमा तक ये मिसाइल गए हैं। सो अबू धाबी की क्या सूरत हाल है और बाकी एमिरेट्स की क्या सूरत हाल है? रासुल खैमा जी, यहाँ पर अबू धाबी में आज सुबह 2 हमले रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा फुजैरा में गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ था और यहाँ पर जो फायर यानी जो वहाँ पर पोर्ट है, ऑयल डिपो है, उसमें आग भड़क उठी थी। रासुल खैमा में भी इसी तरीके की सूरत हाल है। तो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ जगहों पर हमले तो हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ हमले रुक गए हैं। आवाज़ आती है, फाइटर जेट्स उड़ते हुए आवाज़ें सुनाई देती हैं, थोड़ा खौफ व हरास होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दूँ, दुबई पुलिस ने कल बड़ी ज़बरदस्त एक किस्म की एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जब यहाँ पर मैसेज आता है ना लोगों को मोबाइल पे कि कोई हमला होने जा रहा है, घरों के अंदर चले जाएं, तो बहुत सारे लोग खासतौर पर भारतीय और पाकिस्तानी ये करते हैं कि वो जब वार्निंग आती है तो वो बाहर चले जाते हैं कि जहाज आएगा हम उसकी वीडियो बनाएंगे, मिसाइल आएगा हम उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हुकाम ने कहा आपको घर में जाने के लिए कहा जाता है, ना कि आप घर से बाहर आ जाएं। हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम है। ये आप हमें थोड़ा सा डिजास्टर टूरिज्म का थोड़ा सा शौक भी है, तो समंदर पे पहुंच जाते हैं थोड़ा सा है हमारा। अच्छा, फाइनली जल्दी से ये बता दें, फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो अब स्पेशल फ्लाइट्स हैं जो अभी तक उड़ रही हैं या फिर नॉर्मल हो गया ऐसी? अभी कोई रेगुलर फ्लाइट नहीं है, कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, स्पेशल फ्लाइट से जो बहुत शुक्रिया आपका। और ज़्यादातर गॉट इट सिप्ते आरिफ, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हमने भी ज़रा से मालूम किया, ज़्यादातर जो डिप्लोमेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, इन लोगों को सबसे पहले इन लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन क्या क्या पैसे लोग दे रहे हैं। आज ही मैं किसी की एक स्टोरी देख रही थी जिसमें दे हैड टू ट्रैवल ऑल द वे टू ओमान, और फिर ओमान में जाके उन्होंने, ऑब्वियसली ओमान की तो एयर स्पेस वगैरह सब कुछ खुली हुई है, लेकिन दे हैड टू पे समथिंग लाइक 600,000 यूरोस। 10,000 यूरोस? 600,000 यूरो। 600,000 जी, मतलब फ्लाइट्स की, मैं पूरे फैमिली ऑफ मे बी 4 और 5 की बात हो रही थी। बट दैट्स अनबिलीवेबल amount of money, but people have that kind of money. तो अगर देना चाह रहे हैं तो दे रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा, काफ़ी अरसे से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं और रेबीज़ के भी वाक़यात जो है केसेस बढ़ रहे हैं। और सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें ना, एक एग्जांपल देने के लिए, तो महकमा सेहत पंजाब के ताज़ा एदाद-ओ-शुमार में तशवीशनाक इंकशाफ हुआ है कि 2025 में 2,03,000 से ज़ायद अफराद कुत्ते के काटने का शिकार हुए और 2024 में 2,32,000 से ज़ायद कुत्ते के काटने के वाक़यात हुए हैं। बात बढ़ रही है। डीजी खान में सबसे ज़्यादा 28,000 से वाक़यात हुए, जबकि लाहौर में 15,000 से ज़ायद कुत्तों के काटने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कई दहाइयों पहले इसका एक ही हल समझा जाता था, वो ये था कि आवारा कुत्तों को तल्फ कर दिया जाए, लेकिन फिर जानवरों के हकूक़ से मुताल्लिक़ आगाही पैदा हुई।
कुछ अदालती फैसले सामने आए, जिसके बाद ये पॉलिसी तर्क कर दी गई और एक बार फिर जानवरों के हकूक़ की तंजीमों का दावा है कि आवारा कुत्तों को रेस्क्यू करने के बजाय तल्फ करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन तंजीमों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है, हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। अच्छा, हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हैं और उष्णा शाह हमारे साथ हैं जो कि शी इज़ एन आर्टिस्ट और साथ साथ जानवरों के हकूक़ की एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही उनके हमें ज्वाइन किया है हु इज़ एन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नबीहा अयाज। थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर बीइंग हियर। उष्णा, सबसे पहले तो आप बताएं, नेचुरली यू आर वेरी कंसर्न्ड, आप बड़ी इन्वेस्टेड भी होती हैं और हर बार ऐसी कोई खबर होती है तो यू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट मेरी तरफ ज़रूर ले आएँ सो वी कैन टॉक अबाउट इट। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू हैव? बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि हल क्या होना चाहिए, पहले ज़रा बताएं, व्हाट डू यू नो? हाय हुमा, सबसे पहले तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू बिकॉज जब भी ऐसी कोई खबर आई है, यू बिन द फर्स्ट एंड परहैप्स वन ऑफ द ओनली हु गिवन सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्पांस एंड गिवन मी अ प्लेटफॉर्म एंड यू genuinely seem to care, so thank you and Abdullah and thank you to the Geo team, and you're always so approachable Huma, I really appreciate that. Secondly, I'd also like to point out that I simply जो मैंने थोड़े बहुत ड्रामे किए हैं उनकी वजह से मेरी थोड़ी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है, तो मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन if we're talking about जो असली एक्टिविस्ट हैं और रेस्क्यूअर्स हैं तो मैं उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं अपने आप को उनमें नहीं, you know, I can't say that I'm one of them because those are the real heroes. Nabiha is one of them. I've seen her rescue animals on hand and help to pass some laws. Now I'll move on के देखिए, मेरी अम्मा ने एक बात कही थी कि जो गलती करता है शायद वो उल्लू का पट्टा है, I'm sorry for my language, लेकिन वो जो गलती करके नहीं सीखता वो महा उल्लू का पट्टा है। रेबीज केसेस बढ़ते जाते हैं, that's always been there and obviously कुत्ते काटते हैं जब वो डरते हैं, जब उनको अब्यूज किया जाता है। आप किसी इंसान को इतना एक इसका 1% भी अब्यूज करके दिखाएं तो देखें उसका रिएक्शन क्या होता है। जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कुत्ते आर डिजाइन्ड टू टेक केयर ऑफ अस। उनको हमने ब्रीड करके अपना एक डोमेस्टिक पार्टनर बनाया है, लेकिन जो पेट हाउस होल्ड पार्टनर बनाया है, लेकिन अगर वो अग्रेसिव होते हैं वो इसलिए क्योंकि हम उनको बहुत अब्यूज करते हैं, और हम जब तक उनको मारते जाएंगे, उनकी कलिंग करते जाएंगे, उनको अब्यूज करते जाएंगे तो उनका रिएक्शन ऐसा आता जाएगा। वैसे उष्णा, आपने जो एग्जांपल दिया ना, खास तौर पे सॉरी, वो आपने जो टर्म यूज किया जिसमें आपने उल्लू को भी यूज कर लिया, तो उल्लू भी तो एक जानवर है, उल्लू भी उस बेचारे को क्या गाली बनाने की क्या जरूरत है, बल्कि वो बहुत वाइज और बड़ा वाइज है। अच्छा, अभी वी विल गो टू नबीहा। नबीहा, ये अभी हमने कुछ स्टैट्स भी बताए हैं, मतलब 2025 की बात करें तो 2,03,000 अफराद जो हैं वो कुत्ते के काटने का शिकार हुए। जब इसके लाखों में जब बात जा रही हो तो आप क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आप एडवाइस करेंगी कि हुकूमतों को क्या करना चाहिए? देखिए, हम जब से ये रेबीज़ केसेस और रेबीज़ वाइट केसेस का नंबर इंक्रीज़ होता है तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है वो यही होती है कि आप उनकी कलिंग करते हैं। हम कभी भी रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। आपने रेबीज़ किसी भी मुल्क में ख़त्म करना होता है तो उसको वैक्सीनेशन के ज़रिए ख़त्म किया जाता है, और जो हमारे पास एग्जाम्पल ममालिक हैं भी, उन्होंने भी रेबीज़ की साइकिल को, ट्रांसमिशन को ख़त्म वैक्सीनेशन के थ्रू किया है। हमें लगता है कि अगर हम कुत्तों को ख़त्म कर देंगे तो हमारी रेबीज़ का मसला सॉल्व हो जाएगा। एक तो हम कुत्तों को ख़त्म करके रूट प्रॉब्लम तो हम सॉल्व ही नहीं कर रहे, जो कि उनकी ओवर पॉपुलेशन है। अगर एक कुत्ता भी रह जाता है तो इट कैन स्टिल गिव बर्थ टू 8 पपीज़। सो आप इमेजिन करें कि ये तो साइकिल इस तरह तो नहीं रुकेगी। आपको उनको स्पे न्यूटर करेंगे, वैक्सीनेशन की तरफ लेके आएंगे तो फिर रेबीज़ का साइकिल ब्रेक होगा। अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई मैस लेवल पे कोई वैक्सीनेशन स्कीम एम्प्लॉय नहीं किया। अच्छा नबीहा, एक हमारा कराची में भी जाहिर है बहुत ज़्यादा कुत्ते के काटने के केसेस होते हैं और यहाँ सिंध में, और हमारा ये कंसर्न है कि हमारा वो लेवल ऑफ सफाई नहीं है विच इज़ देयर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पंजाब में तो कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का एक प्रॉपर निज़ाम है, और हमारा ये तासुर था कि चूंकि यहाँ इतना कूड़ा फैला हुआ होता है और कूड़ा करकट का ढेर एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है फॉर कुत्ते। हमें ये बताया गया है जी। सो हमारी ये नॉलेज है। सो हमें बताइएगा कि पंजाब में फिर इतने केसेस का आना, क्योंकि वहाँ पे उस तरह कूड़ा करकट नहीं है एज इफ वी कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए, पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि डॉग्स एक्चुअली स्कैवेंजर्स हैं बाय नेचर, सो दे विल फेंड इनटू दीस एरियाज। बट ये जो लॉजिक है वेयर वी आर सेइंग कि डॉग्स की वजह से, कूड़ा करकट की वजह से डॉग्स है, नहीं। आपने डॉग पॉपुलेशन सॉल्व नहीं की, डॉग्स को की ओवर पॉपुलेशन को आपने कंट्रोल नहीं किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉग्स कम हो जाएंगे मारने से। हम रूट को तो एड्रेस कर ही नहीं रहे।
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन मेथड I'm sorry to cut you off, but dogs के बारे में ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि they are territorial animals. जब आप एक पूरी टेरिटरी को मार देंगे पॉइजन के साथ, कलिंग के साथ, जो कि आपके लिए बहुत डेंजरस है, जो डिजीजेस स्पेंड करती है, उनकी डेड बॉडीज जब इकट्ठी होती हैं, तो दूसरी टेरिटरी से वहां दूसरे कुत्ते आ जाएंगे. और जैसे कि नबीहा ने कहा that they breed a lot faster and a lot more than humans do. So ये जो aesthetically आप एक problem solve करते हैं by killing them, आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं. और जहां तक काटने की बात है, मैं I'll go back to what I was saying. आप morality हटा दें, stray dogs टर्की में भी हैं. वहां क्यों नहीं इंसानों को काटते? क्योंकि वहां का कल्चर टॉर्चर और अब्यूज का नहीं है. यहाँ पे आप एक गली के कुत्ते को देखते हैं तो वो दुम दबा के छुप के भाग रहा होता है, उसको खाना भी अगर आप दें, क्योंकि यहाँ पे जानवर इंसान जानवरों से बदतर है. जब आपने कोई PSAs नहीं डाले हुए, आपने एम्पैथी नहीं डाली हुई अपनी अवाम में, अपने कल्चर में, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक ओपन लेटर लिखा. जी बिल्कुल, आपने यू मेड योर पॉइंट. ये बताइएगा कि आपने एक खत लिखा था CM पंजाब को, उसका मफहूम बताएं. व्हाट वाज दैट अबाउट? जी, I असल में I had taken a different approach this time because कराची जू में अभी एक जो बेयर की जब हम बात कर रहे थे, I think you and I spoke about that also, तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेरे कनेक्शंस के थ्रू मैं उनको रीच करने की कोशिश करी थी, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे. सो मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच ली, मैंने ओपन लेटर लिखा. एंड वो इसलिए द रीजन आई गॉट ट्रिगर्ड एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई प्रीवियस पॉइंट कि मरियम नवाज साहबा की जो एक सुथरा पंजाब टीम है जो इलीगली कुत्तों को कल कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनमें से एक इतने मतलब आप यहाँ इंसानियत देख लें, इतने क्रूअल तरीके से उन्होंने कुत्ते की एक टांग को अपने ट्रक पे बांध के दे वर ड्राइविंग ऑफ विद इट जस्ट टू टॉर्चर इट. तो अब इसके बदले में इंसानों को कुत्ते काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अब आई डोंट अंडरस्टैंड. Did you get any response? Okay, we seem to have lost connection. थोड़ी देर में हम वापस आते हैं. Of course, there is a point there. मतलब ये टॉर्चर वगैरह हिसाब किताब जो है वो एज इट इज़, मतलब व्हाट डज इट टेल अबाउट आवर सोसाइटी अगर हम इस तरह जानवरों को टॉर्चर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिनका काम है कंट्रोल करना. नबीहा जो साथ थी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, उनका अभी हम बात करते हैं उनसे, लेकिन उनका था कि ये वैक्सीनेशन वगैरह जो है ये भी होनी चाहिए, कुत्तों की न्यूटर करना चाहिए बेसिकली ताकि आबादी ना बढ़े. और शुरू में हमने ऐसी कोशिशें देखी भी हैं, लेकिन वो कोशिशें एक्चुअली क्यों नहीं कारगर साबित हो पाती, क्यों नहीं कामयाब हो पाती, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन. एंड दूसरा ये कि हमें अपने स्कूलों में, हमें अपने घरों में थोड़ा सा जानवरों से एहतराम, मोहब्बत अगर नहीं भी है तो जानवर से एहतराम तो हम सिखा सकते हैं. मतलब उसको वट्टे मारना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको पत्थर मारना, वट्टे ही मारे जाते हैं, ठुड्डे मारे जाते हैं, तो लिहाजा उसको डंडे मारना, अगर ये होगा बच्चों को अगर आप ये तरबियत देंगे तो फिर जानवर तो जानवर है. अच्छा, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर और इस बात को कंटिन्यू करेंगे आप. नबीहा अयाज और उशना शाह हमारे साथ हैं. इससे पहले हम कुत्ते के काटने के इशूज़ पे बात कर रहे थे, जिनकी लाखों में तादाद है, हर जगह ही केसेस हम देख लें. उशना, आपने बताया यहाँ पे भी आपने ख़त लिखा, आपने वज़ीर आला पंजाब को भी ख़त लिखा, उसका रिस्पॉन्स आना रह गया था. सो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला अब तक? अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, बट आई हैव फेथ इन हर बिकॉज जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे वो बहुत काम कर रही हैं पंजाब के लिए. एंड आई थिंक उनकी नज़र में आना चाहिए कि उनकी एक अपॉइंटेड टीम जो कि आई एम श्योर उन्होंने अच्छी इंटेंशन से अपॉइंट की है, ना सिर्फ एक बहुत बेहिस काम कर रही है बट इलीगली कर रही है. एंड टू एलैबोरेट ऑन दैट, I'd ask Nabiha to discuss the law that was just passed. Got it. नबीहा, जल्दी से, हमारे पास टाइम कम है, क्या आइडियाज़ आप प्रपोज करेंगी अगर कोई भी हुकूमत आपसे पूछे कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कलिंग रोकने की ज़रूरत है. कलिंग रोकने के बाद हमें स्पे न्यूट्रेट करने की ज़रूरत है, विच इज़ इन डॉग्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि ये रिप्रोड्यूस ना करें और इनसे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है. उसके बाद पॉपुलेशन ना बढ़े, न्यूट्रेट करें और कलिंग रोकें. गॉट इट. बहुत शुक्रिया नबीहा एंड उशना शाह. अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे. वेलकम बैक जी. वेलकम बैक. T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा. कल न्यूजीलैंड ने किस तरह हराया ज़बरदस्त भी साउथ अफ्रीका को, और मैच वाइकेंडर स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा. बात करें अपनी क्रिकेट टीम की तो हालिया मायूस कुन परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में कोई उखाड़ पिछाड़ नहीं हो रही है और सब कुछ वैसे ही रहेगा. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कल कर दिया गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब और बाबर आजम को ड्रॉप करना शायद दुरुस्त फैसला नहीं, और ये लोग हकीकत में वनडे ही के तो खिलाड़ी हैं, विच इज़ ट्रू.
बाबर आजम तो वनडे के लिए ही है ना, मतलब क्यों ड्रॉप कर दिया उसमें से जहां ड्रॉप करना चाहिए था, परहैप्स आपने मानी किया। T20 के कप्तान सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, बल्कि बाज़ मैचेस में तो उनका किसी किस्म का कोई रोल दिखाई नहीं दिया कि वो वहाँ कर क्या रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि कौमी क्रिकेट टीम में कोई बड़ी सर्जरी नहीं होगी और किसी भी फॉर्मेट में कप्तान कोच तब्दील नहीं होगा। T20 कप्तान सलमान अली आगा आपको पता है, वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी हैं और बोर्ड ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि 2027 तक ऐसे ही रहेंगे आप लोग और सलमान अली आगा ने बाय द वे शिकस्त की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। सो दो साबिक कप्तानों मिसबा और सरफराज को ऑल्दो सिलेक्शन कमेटी में अब शामिल कर लिया गया है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी की से क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन कमेटी में तो पहले भी लोग थे और अलीम डार ने जो पंडोरास बॉक्स खोला, उन्होंने ये कहा कि आकिब जावेद भी माइक हसन के सामने कुछ नहीं कहते। बेसिकली पता यही चल रहा है, जो कि देखिए टीम की परफॉर्मेंस से नजर भी आ रहा था, लेकिन फिर अब तो बात तस्दीक भी होगी ना कि वाकई कोच के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। और सिकंदर भी जब अपना तजुर्बा बता रहे थे, जब इनकी इंटरेक्शन हुई थी, कि वो कह रहे थे कि ही डज नॉट लिसन टू एनीबॉडी। सो अब इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। सईद याया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। याया अस्सलाम वालेकुम। सो याया कैसे हैं आप, बताइएगा क्या खबरें हैं अपने मामलात से लेकर से मुताल्लिक, सबसे पहले तो आपके पास। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला और हुमा अस्सलाम वालेकुम। और बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलना है आने वाले दिनों में, और ये फैसला क्यों किया गया है कि आप तसलसल को बरकरार रखेंगे और आगे जो है वो तब्दीलियों से गुरेज करेंगे। 3 साल में अब्दुल्ला हम 4 ICC T20 वर्ल्ड कप खेले हैं। 2023 में भारत में वर्ल्ड कप खेले, बाबर कैप्टन थे, ब्रैडबर्न कोच थे। 2024 में बाबर कप्तान थे, गैरी कर्स्टन हमारे कोच थे। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आकिब कोच थे, रिजवान जो है हमारे कैप्टन थे, और अब आगा कप्तान थे और माइक हसन कोच थे। यानी 4 टूर्नामेंट 3 साल में 4 कोच और 3 कप्तानों के साथ आप खेले हैं। तो अब जो मामला हाल है, क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा है कि अब तसलसल को हम लेकर चलते हैं, कोई कप्तान तब्दील नहीं होगा, माइक हसन अपना मुआहदा पूरा करेंगे, लेकिन चेक एंड बैलेंस होगा। और जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि माइक हसन को फुल पावर दी गई थी, बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड ने ठीक किया था। कोई भी कोच आता है वो यही चाहता है कि उसकी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में तो उसी ने टीम खिलानी है। लेकिन जब आप गलती करेंगे तो फिर आपको जवाब देना होगा। जो मेरे पास इत्तलात है, होता ये रहा है, पहले जो अलीम डार ने बात की थी कि हम 20 लेकर जाते हैं और अपनी मर्जी के जो है वो 15 ले लेते हैं माइक हसन, तो अब ये हुआ है कि दिए ही उनको 15 गए हैं। और इस बार जो दौरा बांग्लादेश की सिलेक्शन है उसमें बाबर आजम को हसन टीम में चाहते थे, लेकिन वो नहीं है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। ऑन द अदर साइड अभी आप वो चाहते थे लेकिन वो टीम में नहीं है, हाउ डिड दैट कम अबाउट? मतलब कोच चाहते हैं लेकिन वो नहीं है। ये बात देखिए, तब्दीली आई है ना कि आप कह रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी रबर स्टैंप है, सिर्फ जो है वो बैठी हुई है। तो अब उन्होंने अपनी से मनवाई है, और किस बुनियाद पर मनवाई है कि आप परफॉर्म नहीं कर सके, तो अब उन्होंने कहा कि आपने अपनी कर ली थी, अब आप हमारे साथ मिलकर चलेंगे, मशावरत के साथ काम होगा। दूसरा तो ये जो सिलेक्शन है अभी, जो दौरे बांग्लादेश के लिए जो सिलेक्शन हुई है, या ये नई कमेटी ने की है या फिर ये मिसबा और सरफराज के बगैर हुई है? देखिए अब्दुल्ला, मिसबा और सरफराज पहले जो थे वो ऑब्जर्वर की हैसियत से सिलेक्शन कमेटी में मौजूद थे, वो अपनी मशावरत के साथ मौजूद थे, लेकिन अब उनको पावर मिल गई है। अब सरफराज एक नए रोल में आपको नजर आएंगे। अभी तो अबू धाबी में अगले 2 दिन में वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अब वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी बनने जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि ये तो अच्छी बात है कि आपका जो हेड कोच है वो सिलेक्शन कमेटी में भी है। और जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले सलमान को दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ, टीम हमने मुंतखब की थी, हार जीत खेल का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त जो चीज वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि हमारी क्रिकेट पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है, और गुफ्तगू भी जो है वो बेपरखी हो रही है। ना जमीनी हकायक का लोगों को पता है, ना लोगों को ये पता है कि किस खिलाड़ी को किस बुनियाद पर टीम में नहीं रखा गया। डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस के साथ आपको और बहुत सारी चीजों को देखना होता है, डिसिप्लिन को देखना होता है, आपके एटीट्यूड को देखना होता है, आपकी फिटनेस को देखना होता है। अभी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि जी शाहीन आफरीदी फिट नहीं है। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि साइम को निकाल दिया, बाबर को निकाल दिया, शाहीन को कप्तान बना दिया। और भाई शाहीन को 2025 में कप्तान बनाया गया था, तो शाहीन को कहां अभी कप्तान बना दिया गया? शाहीन की फिटनेस के ऊपर बात हो रही है। एक आदमी जो कह रहे हैं कि 4 ओवर की क्रिकेट में फिट नहीं है, वो पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान कैसे बन सकता है? दूसरी तरफ बहुत सारे लड़कों के हवाले से बात हो रही है कि जी इन लड़कों को नहीं लिया गया। लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड ये बताने पर आ जाए कि इन लड़कों को क्यों नहीं लिया गया,
तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग इस वक्त क्रिकेट पर तजिया कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं हमारे नहीं, वैसे ये बात, मेरी बात सुने याया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि शाहीन की परफॉर्मेंस इन द T20 जहां 4 ओवर कराने होते हैं वहां ही लुक्ड फटीग्ड और एक मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, तो इसमें गलत बात क्या है? अब जहां 10 ओवर कराने होंगे और वो कप्तान हैं, उनके लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट, लेकिन ये सवाल तो जायज़ है ना कि जहां 4 ओवर नहीं हो रहे वहां वनडे में कैसे कप्तानी करेंगे, परफॉर्म कैसे करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, यही मैं आपको यही लेकर आना चाह रहा था। आपने किसी एक्सपर्ट को ये कहते सुना है कि शाहीन आफरीदी की बॉलिंग में क्या प्रॉब्लम है? किसी एक्सपर्ट ने ये बात की है कि शाहीन आफरीदी की स्पीड कम हो गई है? किसी एक्सपर्ट ने ये बात की है कि शाहीन आफरीदी पहले 2 ओवर में विकेट लिया करते थे, अब क्यों नहीं ले रही? वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि शाहीन आफरीदी की फिटनेस नहीं है। और भाई जिसकी फिटनेस नहीं है वो कैसे क्रिकेट खेल सकता है? अनफिट हुए ना, फखर जमान बेंच पे बैठे हुए थे, एक मैच खेले अनफिट हो गए। तो ये वो चीजें हैं अब्दुल्ला, हमारी क्रिकेट में खेल पर बात नहीं हो रही, हमारी क्रिकेट में जो है वो अपने पर्सनल एजेंडों को लेकर जो है वो चीजों को सेटल किया जा रहा है। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वैसे वो कह रहे थे कि शाहीन इसलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे क्योंकि उनकी इंजरीज पाइल अप हो गई हैं। ये बहुत सारे हमारे बहुत सौ में से एक एक्स क्रिकेटर के बयान की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे अपनी राय देते हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हो रहा है, सिनारियो आपके सामने है और बांग्लादेश का टूर भी आ गया है, so you think we are in a good position right now? मतलब so much is happening already, जो वर्ल्ड कप में हमारा हाल हुआ है, चेंजेस हुई हैं, फिटनेस इश्यूज हो रहे हैं, अभी जो टीम जा रही है, डू यू फील कंफर्टेबल? मतलब कुछ निकाल दिए हैं, कुछ डाल दिए हैं, नए बहुत से डाले। देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि बांग्लादेश आपके लिए केक वॉक नहीं होगी। बांग्लादेश को बांग्लादेश में खेलना इतना आसान होगा नहीं। आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग में आपको मसाइल का सामना है, नए खिलाड़ियों के साथ आप जा रहे हैं। आपने लास्ट ईयर बांग्लादेश में 3 T20 मैच खेले थे, 2 हारे थे, 1 जीता था। अब वनडे सीरीज आप खेलने के लिए जा रहे हैं, इतना आसान होगा नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, साइम अयूब और बाबर आजम वनडे क्रिकेट के लिए ऑटोमेटिक चॉइस हैं। अगले साल जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे में अक्टूबर नवंबर में ICC वर्ल्ड कप मुनक्किद होना है, ये हमारी टीम में होंगे। लेकिन इस वक्त इनको ये बताने की अशद जरूरत है कि भाईजान थोड़ा सा जमीन पर आ जाएं, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, थोड़ा सा चीजों को हैंडल कर लीजिए। आपकी परफॉर्मेंस में बहुत गिरावट है। आप जिन नए लड़कों को मौका दे रहे हैं, हो सकता है कि बिल्कुल बहुत सारे लड़के जो हैं वो इस बात पर पूरा ना उतरते हो कि उनको टीम में नहीं होना चाहिए। खासतौर पर गाजी गौरी की मैं बात कर लेता हूँ। गाजी गौरी के डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखिए। अब जो लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मैं तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी गाजी गौरी कैसे टीम में आ गए। गाजी गौरी को रखा गया है रिजवान के डेपुटी के तौर के ऊपर। आपकी पाइपलाइन में और बहुत सारे विकेट कीपर्स मौजूद हैं। गाजी गौरी अभी पाकिस्तान शाहीन्स के साथ खेले हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग में है। न T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, न पाकिस्तान की वनडे। याया हसीबुल्लाह जो के विकेट कीपर थे डोमेस्टिक में, वो कहाँ हैं? बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर क्रिकेट बोर्ड ने बताना शुरू की तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो हसीबुल्लाह को गया टीम में, उनको अब अपनी चीजों को ठीक करना चाहिए और वो वापस आ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। अब मुझे हमारा दिल तो चाह रहा है आपसे वो पूछें जो आप नहीं बता रहे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम आपको जाने देंगे। थैंक यू याया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, देयर यू गो। अब यही सेटअप है जी, और की जा सकती है कि इंशाल्लाह बांग्लादेश टूर जो है वो हमारा अच्छा हो। क्या लगता है आपको? ओके, मूविंग ऑन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। अच्छा जी, हम मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और जो मौजूदा हैं दुनिया के हालात उसमें बात करेंगे। जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं, साबिक सफ़ीर मुत्तहिदा अरब अमारात में रह चुके। जमील खान साहब शुक्रिया। सर, ईरान पर हमलों को 5 रोज़ हो गए हैं। अमरीका, इसराइल अब तक ना तो कोई काबिल कबूल जवाब समझ सके हैं, समझा सकें दुनिया को, ना ही हतमी मकासद क्या हैं ये अब दुनिया की समझ में आ रहा है। क्या इसके बाद ये खदशात जायज़ हैं कि ये मामला अभी लंबा चलेगा? असल चीज ये है कि इस मरतबा जब इतनी बड़ी फौज लाके इकट्ठी कर दी, जिसको जनरल कूपर खुद कह रहे हैं कि जनरेशंस में, नस्लों में इतनी ज्यादा फौज कभी नहीं लाई गई है यहाँ खलीज के इन पानियों में, खलीज के समुद्रों में, तो साथ साथ अगर इसको देखा जाए कि अब क्या हुआ,
मार्को रूबियो तो कह रहे हैं कि क्योंकि इजराइल हमला करने वाला था ईरान पर, तो हमने सोचा अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो फिर ईरान यूएस के बेसिस पे हमला करेगा, इसलिए हमने पहले कर दिया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये खुद कंफ्यूजन वहां मची हुई है। बहरहाल ईरान को रास्ते से हटाना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। अच्छा ठीक है, ये बल्कि हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। जमील साहब ये बताइएगा कि इस तनाज़े की लपेट में खलीजी ममालिक का बराह रास्त आना एक हद तक सरप्राइज़ ही समझा जा रहा है। यहाँ की हुकूमतें और शहरी, इन पर इस सब का क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ये हुकूमतें क्या अपनी पॉलिसीज़ बदलने पर शायद मजबूर भी हो सकती हैं? नहीं, जाहिर है जब अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को ये मुल्क ममालिक तो बदलेंगे, क्योंकि ये ममालिक तेल से माला माल, पैसों से माला माल, हथियारों औजार इन्होंने अमेरिका से बिलियंस के खरीदे हुए हैं और हर मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप इनसे मिलते हैं तो यही बात करते हैं। तो वो अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को वो करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ दुबई में। आप देखें जो अफरा तफरी खामखा के मच गई, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब है दुनिया का, और साथ में सऊदी अरब के आरामको जो कि दुनिया के सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी का है कारखाना है, उसको वो बंद करना पड़ा। इसी तरह गैस जो कतर में है दुनिया को सप्लाई करता है, उसको वक्ती तौर पर बंद करना पड़ा। दुनिया की इकोनॉमी में एक हलचल और तरतरी मच गई, कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। इस पे हमारी माशियात जो हैं, उन्होंने बताया है कि स्टॉक एक्सचेंज को जो झटका लगेगा 3.5 बिलियन का, और ये तेल की कीमतें 130 तक पहुंच जाएंगी। तो ऐसे में वो ममालिक जो तेल इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान बशमूल पाकिस्तान, तो उनका ज़ाहिर है बहुत ज्यादा स्ट्रेस उन पर आ जाएगा, उन पर जरा वजन आ जाएगा। तो अब बात हो रही थी आपकी डोनाल्ड ट्रंप की, और बात हो रही थी खलीजी ममालिक की। यस, खलीजी ममालिक अपने आप को रीग्रुप करेंगे, लेकिन वाज़ेह रहे कि खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी की ज्यादातर गारंटी जो है अमेरिका की है, फ्रांस की है और इन ममालिक की है। अच्छा सर, पाकिस्तान दुनिया के उन गिनती के 2-4 ममालिक में शामिल है जो आज भी ईरान के साथ, अमेरिका के साथ और ख़ासतौर पर खलीजी ममालिक के साथ अच्छी टर्म्स पर हैं। हमारी बात कहीं ना कहीं सुनी भी जाती है। क्या पाकिस्तान इस मसले के सिफारती हल के लिए कोई बड़ा किरदार अदा कर सकता है? मिलत पाकिस्तान के वासियों के लिए यकीनन एक अच्छी खबर है ये, और एक अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान कई दहाइयों के बाद पहली मर्तबा इस काबिल हुआ है कि पाकिस्तान की कम्युनिकेशन और आवाज़ सुन रहे हैं। सऊदी अरब में भी सुनी जा रही है, खलीज में भी सुनी जा रही है, ईरान सुन रहा है और अमेरिका सुन रहा है। चाइना भी हमसे उनको कोई एतराज़ नहीं है हमारी इस तमाम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और हमारी फॉरेन पॉलिसी पर। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है। यूएई के बारे में भी पाकिस्तान तमाम खलीजी रियासतों के लिए पाकिस्तान जिस तरह अपनी डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें यही मामला था कि किसी तरह डी एस्केलेट हो जाए। लेकिन क्या किया जाए कि जो इजराइल है वो उस मचल रहा था, उसकी दरीना ख्वाहिश दहाइयों से थी कि किसी तरह ईरान को मलियामेट किया जाए। तो वो इस चक्कर में उन्होंने अमेरिका को खींच लिया, और वाज़ेह है कि इजरायली लॉबी का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है अमेरिका में, जिसकी वजह से वाइट हाउस और बाकी तमाम वहाँ के इदारे जो हैं उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं। इसीलिए ये मामला ज़रा मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। जी कॉरेट, बहुत शुक्रिया जमील खान साहब, सीनियर सफारतकार, साबिक सफ़ीर यूएई के। ऑलराइट, लेट्स सी उधर क्या होता है। नाउ वी आर जॉइंड बाय, इनफैक्ट वी आर नॉट जॉइंड, अशरफ मलकम हमारे साथ ही, और हमने पिछले घंटे में बात की थी कि किस तरह एनर्जी कंजर्व करने की प्लानिंग हो सकती है, या क्या तदाबीर हैं जो इख्तियार की जा रही हैं, या जो हम पेट्रोलियम की प्राइसेस होती हैं उनको रिविजन करने का क्या फार्मूला होगा। सो ये सारी चीज़ें आपको पता है, एक अनसर्टन सूरत हाल है दुनिया में। तो जब अनसर्टनिटी होती है तो बहुत से सवालात को जन्म देती है। बिल्कुल। तो अशरफ से हमने फिर पूछा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ऑब्वियसली उसको पेश नज़र तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान, जिस पे पिछले घंटे में हमारी बात भी हुई थी, उसके हवाले से क्या इतलात हैं? जी अशरफ बताइएगा। 10% उनकी कीमत में इजाफा हो चुका है, लेकिन उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो आना है कि 15 तारीख को जो ऑयल प्राइसेस होंगी वो हर हाल में बढ़ाई जाएंगी। इमीडिएट ख़तरा जो होगा हुकूमत को या सार्फिन को वो है कि जो कंपनीज ऑयल का ज़ख़ीरा करेंगी, स्टोर करेंगी, सेल कम कर देंगी। उससे निमटने के लिए अभी तक कोई डिस्कशन हो रही है। इस सूरत हाल से उसके लिए 2-3 चीज़ें जो ऑप्शन हैं ज़ेर गौर हैं। एक है तमाम दफातर में कम से कम स्टाफ को बुलाया जाए ताकि पेट्रोल की खपत कम हो सके। दूसरा,
कॉरपोरेट सेक्टर जिसमें ज़्यादा स्टाफ होता है उसमें 2 दिन उनको कहा जाए घर से काम करने का, स्टाफ को दफ्तर में ना बुलाया जाए ताकि आम दरफ्त है ट्रांसपोर्टेशन उससे तेल की कंजम्पशन कम हो, लेकिन 2 दिन वो घर से काम करें, 2 छुट्टियाँ होती हैं, लिहाजा 3 दिन रह गए, 3 दिन वो दफ्तरों में काम करें। इस पर भी गौर हो रहा है, लेकिन हतमी कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन ज़रूर है। एक सवाल और हुआ था कि जी हुकूमत की राशन भी फैसला उसकी तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर है पेट्रोल की और डीज़ल की राशनें कर दी जाए कि हर गाड़ी को मुकर्रर हद से ज़्यादा तेल ना मिले। इसका उन्होंने कहा था फ़िलहाल हुकूमत का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने कमेटी को बताया था, क्योंकि 28 दिनों का जो रिफाइंड ऑयल है उसके रिजर्व में, 10 दिन का क्रूड ऑयल है उसके रिजर्व में, तो लिहाजा भी रफली 35-40 दिन का हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। अगर वार लंबी चलती है फिर इन चीज़ों पर ज़रूर गौर होगा। जी अच्छा, और इसके अलावा भी ये बात हो रही थी, राशनिंग का भी है सोचा जा रहा था, लेकिन बहुत सारे मुजव्वज़ा इक़दाम और भी हैं जिन पर अमल दरामद हो सकता है। सो कोई टाइम लाइन है जिसके दौरान ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं? ये कमेटी जैसे हमने अर्ज़ किया हर रोज़ 2 बजे मिलती है, हर चीज़ को देखती है, जिसमें सबसे इस वक्त तो इमीडिएट थ्रेट है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें ऑयल कंपनीज़, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ या दूसरे ऑयल कंपनीज़, फ़िलहाल तो उसी को रोकना है। तो दूसरा पहलू आता है कि जो ईरान इराक वॉर है इसकी सूरत हाल क्या है, कितना देर लंबा चलती है। अगर जो वॉर ज़्यादा लंबा चलती है फिर तो हुकूमत को फौरी तौर पे जिस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तेल की तरसील मुमकिन नहीं होगी। एक छोटी सी अच्छी सी खबर तो आई है, शायद पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो जाए कि ईरान ने कुछ कहा है कि हम जो चीन को तेल सप्लाई करने वाले जहाज़ हैं उनको आबने हुर्मत से नहीं रोकेंगे। इसका अगर इस तरह की सूरत होती है, पाकिस्तान को भी शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इनको भी शायद इनका कोई एडवांटेज मिल जाए। तो अगर तो वॉर लंबा चलती है, पाकिस्तान के रिजर्व कम होना शुरू हो जाते हैं, फिर तो इस पर फौरी तौर पे अमल दरामद करेगी हुकूमत। थैंक यू आपका। ऑलराइट, पर्टिकुलरली रमज़ानुल मुबारक का अब दूसरा अशरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क भर में मोतदल मौसम से अब हम जरा थोड़ा गर्मी की तरफ भी जा रहे हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, काफ़ी गर्मी हो गई है, बल्कि सर्दियाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म ही लगता है हो गई हैं। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी ठंडे मौसम में रोज़े गुजर रहे हैं। वो इलाके ही ठंडे हैं ना, तो उनके यहाँ तो ठंड ज़रा ज़्यादा देर के लिए रहती है। तो गर्मी की जी अचानक लहर जो है वो काफ़ी हद तक महसूस होना स्टार्ट हो गई है। रवां साल मुल्क में बारिशें भी मामूल से कम होने की पेशगोई की जा रही थी, और महकमा मौसमियात के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि मार्च के दूसरे हफ्ते से कराची समेत मजमूई तौर पर मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मैंने बता दिया। तो कराची और गिरदोनवा में भी दर्जा हरारत बढ़ेगा। इस्लामाबाद में मार्च शुरू होते ही दर्जा हरारत 30 के गिर्द मंडला रहा है, जिसे गैर मामूली समझा जा रहा है। इस्लामाबाद में वैसे ये 30 में ज़रा जल्दी दाखिल हो गया है। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं मौसमियात के। अंजुम साहब, रमज़ान आधा तो गुजर गया ऑलमोस्ट, अगले 15 दिनों के लिए क्या बताएंगे आप, कैसे गुजरेंगे रोज़े, ख़ासतौर पर कराची में? जी देखें, कराची के लिए अगर हम पहले बात करें तो कराची का मौसम अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। टेम्परेचर्स भी कंट्रोल्ड हैं, ऑल दो के नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री ज़्यादा हैं। ताहम जो बालाई सिंध और मगरबी सिंध के जो अजला हैं या सिंध के दीगर अजला हैं, वहाँ पर जो है दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा है। ताहम अभी क्योंकि फरवरी का महीना है, गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं हुई। मार्च भी स्टार्ट हो गया है, तो ऐसा गर्मी की शिद्दत उस तरह महसूस नहीं हुई। ताहम इस बात की तवक्को है कि आखिरी 10 रमज़ान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ताहम फिल वक्त हीट वेव की कोई इम्कानात मौजूद नहीं। ऑलराइट गौरेट, अब हम बड़े इन्वेस्टेड होते हैं कि बारिशों के हवाले से, तो ये बता दें कि अब ये महीना तो चढ़ पड़ा है, मार्च में बारिशों का सिलसिला कैसा रहेगा? देखिए जी, अगर हम बारिशों की बात करते हैं तो फरवरी तो सप्रेस गया है, तकरीबन -77% जो है रेनफॉल रही है पाकिस्तान भर में। और अगर हम मार्च की भी बात करते हैं तो मार्च के आखिर में यानी कि लास्ट 15 डेज में जो है वो कुछ बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कराची समेत सिंध के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। तो बड़ी अच्छी खबर सर, मार्च 2026 मुल्क के लिए क्या ये गर्म तरीन मार्च होगा? क्या आप बिल्कुल कन्विंस्ड है ना कि ये बहुत गर्म है? जी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि 2025 जो है वो ग्लोब के लिए अब तक का गर्म तरीन साल था। फिर जब हमने जनवरी का एनालिसिस किया वो भी गर्म था। फरवरी की अगर हम बात करते हैं तो फरवरी इस साल जो है वो पाकिस्तान के लिए सेकंड वार्मेस्ट ईयर था। इससे पहले 2006 जो है वो गर्म तरीन महीना था, और यही लग रहा है, यही ट्रेंड्स हैं
कि जो आने वाला मार्च है वो भी काफ़ी हद तक गर्म रहेगा और हो सकता है रिकॉर्ड में फर्स्ट या सेकंड गर्म तरीन महीना हो। ये जो गर्मी एटमॉस्फेयर में जो सस्टेन कर रही है, ये आने वाले रेनी सिस्टम्स को जो है मज़ीद पैथेटिक बना सकती है। तो ठीक है, फिर मतलब अगर थोड़ी सी गर्मी हम बर्दाश्त कर लें, फिर वो बारिश भी होगी। और मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन ये ज़रूर सुना है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कराची भी बारिश की कोई बात की है इन्होंने? उम्मीद तो है, हम उम्मीद पे ठीक है, हो जाए बस थोड़ी बहुत। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, अभी हमने पता है कहाँ जाना है आपको, वेलकम बैक। और अभी हमने जाना है करक, और करक में अबरार है हमारे साथी। करक से कड़क चाय आई थी। हाँ हाँ, ज़हन में नहीं। So कड़क चाय came from करक? नो। बट और क्या चल रहा है वहाँ पे इफ्तार की तैयारियों में, ये हमें अबरार खटक बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला करक में भी नमाज असर के बाद अफ्तारियों की तैयारियों का सिलसिला जोरों शोर से शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं जिला करक के मरकजी बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अफ्तारी के सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं और दुकानदारों पर गैर मामूली रश भी दिखाई दे रहा है। अफ्तारी का वक्त करीब आती ही पकवानों, समोसों और दीगर रिवायती अशिया की दुकानों पर गहमा गहमी बढ़ जाती है और शहरी गरम गरम जलेबी और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हो जाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अफ्तारी से 2-3 घंटे कबल बाजार में शहरियों का रश बढ़ जाता है, जो कि अफ्तारी के वक्त तक बरकरार रहता है। अगर खसूसी तौर पर बात की जाए तो जिला करक में बीफ पिलाव को खास अहमियत हासिल है। शहरियों का कहना है कि अफ्तारी में बीफ पिलाव शामिल ना हो तो दस्तरखान अधूरा महसूस होता है। बीफ पुलाव एंड में मैंने देखा जो मुझे अच्छा लगा। बाकी सारी चीज़ें हमारे पूरे मुल्क में एक ही जैसी होती हैं। इफ्तारी जो होती है वो सिर्फ समोसे, पकौड़े, जलेबी एंड चाट, एंड इट इज़ एवरीवेयर, देयर इज नथिंग डिफरेंट। मुझे लगता है अली नईम के पास हो सकता है कुछ हैदराबाद में। हाँ। अच्छा, ओके, चलो। जी बिल्कुल, मैं फ़कीर के पेड़ के मकाम पर एक ऐसी शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त लोगों का बेहिसाब रश है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो रोल की पट्टियाँ, समोसे की पट्टियाँ और जो कच्चे समोसे हैं और कच्चे रोल हैं उसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। इस दुकान के ऊपर हमेशा से बहुत ज़्यादा इसी तरह से रश होता है। हमारे साथ इस शॉप के ओनर हैं, इनसे मालूम करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास फ्रेश माल होता है और ये खसूस कहते हैं कि स्पेशली रमज़ान ऑफर में हम स्पेशल समोसा चिकन वाला बनाते हैं, चिकन मैकरोनी समोसा बनाते हैं। अदरवाइज इसके अलावा 12 महीने हमारे पास समोसे की पट्टियां दस्तयाब होती हैं। उनका ये कहना है कि लोग अब सेहत का ख्याल करते हुए कि बाहर के बने हुए जो तले हुए समोसे होते हैं, रोल होते हैं, उसमें किस किस्म का ऑयल इस्तेमाल किया जाएगा, किस किस्म का मसाला इस्तेमाल किया जाएगा। जिन लोगों को इस हवाले से शुकूक व शुबात होते हैं तो वो कोशिश ये करते हैं कि बाज़ार से समोसों की और रोल की पट्टियों की ख़रीदारी कर लें और जो ये पट्टियाँ होती हैं और कच्चे समोसे होते हैं और रोल होते हैं उसको घर में खुद बनाकर और ख़ुद उसकी तलाई करें। शुक्रिया अली। हुमा को थोड़ा सा एतराज़ इसलिए हो रहा है कि ग्लव्स नहीं पहने हुए थे जो समोसे बना रहे थे, एंड द होल फूड स्टफ वाज टू क्लोज टू द फीट। आई एम सॉरी, दैट्स व्हाट आई सेड एंड आई एम गोइंग टू से इट। अच्छा चलें ठीक है, मगर मुझे लग रहा है कि उससे जायका जो है ना थोड़ा इनहेंस हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात नहीं कर सकती। दैट इज इट। अच्छा जी, दैट्स इट फॉर टुडे। और लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त होने वाला है। वी गोना सी यू टुमारो। बाय।